बाजार बोलता है इसमें एफआईज जेआईज का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं। कल एफआईज की तरफ से मैसिव बाइंग देखने के लिए मिली थी, हालांकि कुछ एक ब्लॉक डील्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था। 5393 करोड़ रुपए की बाइंग थी और डीआईज की तरफ से 1649 करोड़ की सेलिंग। तो डीआईज अपना कुछ हद तक प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए ऊपरी स्तरों पर, लेकिन एफआईज ने अच्छा पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल किस तरह से देखने के लिए मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट्स। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो इस समय पहले एशियन मार्केट्स पर नज़र डाल लेते हैं। शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी, इन सभी में एक मिक्स मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। कोस्पी को छोड़कर सभी नेगेटिव हैं, लेकिन इतना खास नेगेटिव नहीं है, डीप नेगेटिव नहीं है, डरना घबराना नहीं है। अमेरिकन मार्केट्स कल थोड़ा तेज होकर बंद हुए, करीब 271 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिली डाउ जोन्स में। अमेरिकन मार्केट्स की तेजी के रीज़न थे, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने वालों में अगेन ये जो डिफेंस शेयर है, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, रेलवे शेयर्स भी आज बढ़े हुए हैं। राइट्स, बीडीएल, डेटा पैटर्न्स, तो बीडीएल और डेटा पैटर्न्स, जीआरएसई, कोचिन शिपयार्ड, ये सभी डिफेंस से जुड़ी कंपनी और इनमें अच्छा मूव 7 से 10% का। वहीं राइट्स में देखें तो करीब 8% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। तो रेलवे काउंटर्स में आज जेडब्ल्यूएल और दूसरे जो शेयर्स हैं उनमें भी अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। आरवीएनएल का शेयर भी आज 9% ऊपर है। जुपिटर वैगन का शेयर 6% ऊपर है। टीटागढ़ वैगन का शेयर 7.5% ऊपर है। तो ये सभी शेयर्स में आज अच्छी तेजी है। और टॉप लूजर्स कौन से हैं? न्यूलैंड नैप करीब 7.5% नीचे है। प्रिकॉल करीब 5.5%, गॉडफ्रे फिलिप 5%, मेदांता और अलीवस करीब 4.5% नीचे हैं। तो ये सभी शेयर्स जहाँ पर कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ आज नहीं है और इनफैक्ट वीकनेस ही है। अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखी कि तेजी थी और कल वहाँ पर रिटेल सेल्स का डेटा आया, थोड़ा कमज़ोर था। साथ ही अगर देखें तो रिटेल सेल्स में करीब 1% की गिरावट देखने के लिए मिली। रिटेल सेल और इन्फ्लेशन, वहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं जो कि माने जाते हैं कि महंगाई दर को माफ़ कीजिएगा फेड को निर्धारित करते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट अपना कम करे या ज़्यादा करे। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। तो ये तीन डेटा वो काफ़ी क्लोजली देखते हैं। तो उसमें से रिटेल सेल्स का डेटा कमज़ोर आना थोड़ा सा उनके लिए ये है कि फेड हो सकता है, फेड पर प्रेशर पड़े कि वो इंटरेस्ट रेट घटाए भविष्य में। तो ये एक इसकी वजह से हमने कल देखा कि वहाँ पर बॉन्ड यील्ड गिर गई और वहाँ का मार्केट तेज हो गया। अब वॉलमार्ट के भी नतीजे वहाँ पर आए, लेकिन वो उम्मीद से बेहतर थे, तो एक थोड़ा सा सेंटीमेंट दूसरी साइड पर भी क्रिएट रहा। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। अंशुल जी, ये बताइए कि अमेरिकन मार्केट्स के चार्ट अगर आप ट्रैक करते हो तो वो कैसे लग रहे हैं? उनमें तेजी कितनी दिख रही है? उनमें कोई क्रैश या कोई गिरावट की आशंका तो नहीं है? दूसरा, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी जो आईटी कंपनियां हैं पूरी अमेरिका से लिंक हैं, तो थोड़ा सा उन पर भी उसी तरह से होता है जिस तरह से अमेरिका मूव करता है। बताएं, इंडियन आईटी कंपनीज वर्सेस अमेरिकन मार्केट। मार्केट अगर देखेंगे तो मैं काफी समय से बुलिश हूँ। जब से डाउ जोन्स फ्यूचर पे 41,140 निकला है, 43,148 मेरा टारगेट है। अभी 42,389 पे हम खड़े हैं। अगर डेली चार्ट देखेंगे डाउ जोन्स फ्यूचर का तो 3 दिन की टाइट कंसोलिडेशन है। कल जरूर आपको 268 पॉइंट ऊपर दिखा होगा, लेकिन ये 268 पॉइंट भी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही है, अभी ब्रेकआउट मिला नहीं है। ब्रेकआउट इसको मिलेगा शॉर्ट टर्म में 42,523 के ऊपर। 43,648 मेरा टारगेट है, ये आते हुए दिख रहा है। तो मैं अभी अमेरिकन मार्केट की तरफ से या डाउ जोन्स की तरफ से एक आध दिन कोई नेगेटिव क्लोज, थोड़ा सा नेगेटिव आपको वो क्लोजिंग की वजह से ओपनिंग सेंटीमेंट नेगेटिव दिख जाए, बट डाउ जोन्स फ्यूचर्स के चार्ट एक्सट्रीमली बुलिश हैं। 48,148 मैं इसलिए टारगेट मान रहा हूँ क्योंकि वो वीकली का स्विंग हाई है, एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस है। टारगेट तो देखिए ऑल टाइम हाई के पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं एक्चुअल में। इसमें ऑल टाइम हाई इसका आता है 45,227। तो एक्चुअल टारगेट तो वो है, लेकिन चूंकि हम वीकली चार्ट से डील कर रहे हैं इसलिए माइनर रेजिस्टेंस को भी एक बार हम टारगेट के तौर पे पकड़ लेते हैं। तो 43,148 आ रहा है, वहां पे अगर रिजेक्शन नहीं मिला, उसको स्लाइस थ्रू कर गया, तो फिर 45,227 का टारगेट है। ऑल टाइम हाई दिखता है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई दिख रहा है और यहाँ पर अमेरिकन मार्केट्स की तेज़ी और उसका इम्पैक्ट हम इंडियन आईटी पर देख भी रहे हैं कि इंडियन आईटी ने आज भले ही थोड़ा बहुत नीचे हो 350 पॉइंट, लेकिन
32-33 हज़ार से जो रिबाउंड किया 38 हज़ार का, ये काफ़ी स्मार्ट मूव कहा जा सकता है। अंशुल जी, इस समय मिड कैप आईटी पर फोकस करें, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी या इन्फोसिस, टीसीएस के साथ बने रहे, या इनमें कहीं भी प्रॉफिट बुक किसी में करना हो, कोई लेवल्स दिख रहे हो? तो देखिए सीएनएक्स आईटी का अगर आप चार्ट लगाएंगे तो सीएनएक्स आईटी आ गया है अपने शॉर्ट टर्म टारगेट जो 38,073 का हमने डिस्कस किया था, वहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब ये हल्की प्रॉफिट बुकिंग अगर हल्की ही रह गई तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में थोड़ी सी और आईटी में तेजी मिल जाएगी आपको, जो नाम आपने लिए हैं उसमें। बट अगर ये मेजर बनने लगी तो केवल और केवल लार्ज कैप बचेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में एक 8-10%, 12% की गिरावट आ सकती है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप मिड कैप आईटी होल्ड कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कल का लो ले लीजिए, या हाँ कल का लो ले लीजिए और ट्रेल कीजिए, या फिर आधा प्रॉफिट बुक करके आधी पोजीशन को कल के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। आइडियली आधी बुक कर लेने में ज्यादा अकलमंदी रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो मिड कैप स्मॉल कैप तेज पिट सकते हैं। तो आधा बुक करके आधा कल के स्टॉप लॉस से होल्डिंग कर लीजिए। लार्ज कैप आईटी में बने हैं तो कोई दिक्कत समझ में आ नहीं रही है, अभी और अपसाइड दिख रही है। इस छोटे मोटे करेक्शन के बाद सीएनएक्स आईटी में आपको जो अगला टारगेट दिखेगा वो दिखेगा, अब गैप से रिएक्शन मिलेगा 40,186, यानी 2,000 पॉइंट की और अप मूव मिलेगी थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद। लेकिन इस कंसोलिडेशन में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक आईटी के पिट सकते हैं। लार्ज कैप से बने रहिए, मिड कैप में 50% प्रॉफिट बुक, एटलीस्ट 50% बुक कर लीजिए। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है जियोपॉलिटिकल खबरें, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं इंटरनेशनल फ्रंट पर। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील जल्द हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये बताया। और दूसरा, रूस भी यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हो गया है। अभी तक ये माना जा रहा था कि यूक्रेन तैयार था, रूस नहीं मान रहा था, रूस लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन अब रूस भी मान रहा है कि यूक्रेन से बात कर ली जाए। तो ये एक फर्स्ट इंडिकेशन है कि रशिया यूक्रेन युद्ध की तरफ कि हो सकता है कि सीज फायर वहाँ भी देखने को मिले। लेकिन अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील होने से ईरान पर लगे सैंक्शंस हटने की बातें हो रही हैं, और ईरान का कंट्रीब्यूशन जो है इंटरनेशनल मार्केट में, क्रूड ऑयल मार्केट में, वो काफ़ी बड़ा है। ईरान करीब 3 से 4 मिलियन बैरल पर डे का करीब प्रोडक्शन करता है क्रूड का। और अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड सप्लाई आती है तो डेफिनेट सी बात है एक बड़ा मार्केट में सप्लाई आ जाएगी, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट भी देखने के लिए मिली। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध भी वहाँ पर अगर सीज फायर साइड पर जाता है, चूँकि हमारी कंपनीज़ ने अच्छे रिफाइनिंग मार्जिन्स कमाए थे, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, रिलायंस जैसी कंपनियों ने, तो इन पर व्यू पूछ लेते हैं। अंशुल जी, क्या लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा जो एंजॉय कर रहे थे रिफाइनिंग मार्जिन्स, वो अगर थोड़े से कंप्रोमाइज़ भी करने पड़े तो किन काउंटर्स पर प्रेशर पड़ेगा, और कौन से काउंटर हैं जो कि ठीक से चल पाएंगे उसके बावजूद भी? देखिए बहुत अच्छे मार्जिन तो एंजॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि क्रूड आप देखिए मल्टीपल, मतलब 2021 के लो के नीचे भी खड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी मार्जिन तो नहीं थी। ये सप्लाई अगर आती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए और अच्छा हो जाएगा। अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो उनको थोड़ा सा अपनी मार्जिन बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। बट अगर इन स्तरों पे रिफाइनरी मार्जिन की इन स्तरों पे अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो फिर अगर यहाँ से और नीचे जाने तो बहुत ज्यादा है नहीं, या तो ऊपर जाएगा या यहाँ पे स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा भी तो ऑयल मार्केट, ये जो कंपनीज है रिफाइनिंग कंपनी, इनमें ठीक ठाक ही काम चल रहा है। अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है, यहाँ पे $70 के आसपास आ जाता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड सामने रिफाइनिंग कंपनी दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए खराब हो जाएगा, उनके लिए भी चीजें वैसी रहेंगी। गवर्नमेंट थोड़ा अपना टैक्स कम कर लेगा तो उनकी मार्जिन पे कोई असर नहीं आएगा, इनके लिए रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ जाएगी। तो मैं इस क्षेत्र से नेगेटिव न्यूज जितनी आ सकती थी लगभग सब खत्म हो चुकी है। जब आईओसी का खराब रिजल्ट बता भी रहे थे तब भी मैं बोला था खराब चीजें निकल चुकी हैं इस सेक्टर के लिए, यहाँ से डाउनसाइड नहीं है, अपसाइड भले थोड़ी सी देर से बने बट बनेगी अपसाइड। तो मैं अभी भी रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो है, गेल में अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, डिप्स पे मैं अभी भी बाय रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडर के लिए नहीं मिलेगा लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अभी बहुत बहुत पैसा बनना इसमें बाकी है। ट्रेडर्स कृपया ना छुएं, नहीं तो आप रोज पूछ पूछ के परेशान रहेंगे। ये ट्रेडर के लिहाज से नहीं चलता है यूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल। बट इन्वेस्टर्स ये बिल्कुल डेड चीप प्राइस है, लेके छोड़िए। 8-9% का तो डिविडेंड ही मिल जाएगा और कैपिटल एप्रिसिएशन अलग मिलेगी। जी,
एक और खबर सर, मैं कच्चे तेल की ही ले लेता हूँ। ईवी बिगाड़ेगी तेल का खेल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ये माना जा रहा है कि आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि ईवी सेल्स बढ़ने से तेल की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी कम होती हुई दिख रही है इस साल में। और लगातार ईवी सेल दुनिया भर में बढ़ रही है। 2025 में ग्लोबल तेल की जो डिमांड ग्रोथ है वो केवल 6.5 लाख बैरल ही इंक्रीमेंटल डिमांड रहेगी, जो कि पहले अनुमान लगाया गया था जनवरी मार्च तक कि करीब 9.9 लाख बैरल तक की डिमांड में ग्रोथ दिखेगी। लेकिन अब डिमांड ग्रोथ के एस्टीमेट कम कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो कम रहेगी। सप्लाई साइड के एस्टीमेट्स बढ़ाए गए हैं, क्योंकि हाल में ही ओपेक प्लस देशों ने सप्लाई साइड बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड गिरता हुआ भी दिखाई दिया और करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिली। अंजलि, अगर क्रूड ऑयल का पहले तो आप चार्ट देखें, लॉन्ग टर्म चार्ट कैसा दिख रहा है एग्जैक्टली कि किस रेंज में रहेगा, नीचे की रेंज क्या रहेगी, ऊपर की रेंज क्या रहेगी। दूसरा कि क्रूड ऑयल के चलते जो आपने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, लेकिन मैं कुछ और कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स हो गया, पीसीबीएल हो गया, जो कि क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स को एज एन रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, इनके मार्जिन्स पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा और कितना फ़ायदा होगा। ऑन चार्ट्स कैसी दिख रही हैं ये सभी कंपनियां, तो ज़रा बताएं। तो देखिए, एशियन पेंट्स तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे, लेकिन थोड़े से 19 आए। मार्जिन इनकी बहुत अच्छी सुधरनी चाहिए थी इसकी वजह से, बट अगेन जो मार्केट सेंटिमेंटल प्रेशर है कि बिरला आ गए इसमें, अदानी आने की सोच रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा असर पड़ा है। बट एक चीज हमेशा याद रखिए, एशियन पेंट अपने पेंट की वजह से नहीं सेल्स जनरेट करता है। एशियन पेंट अपने डेटाबेस की वजह से सेल्स जनरेट करता है। उसके बाद 50 60 70 साल का इतना बड़ा डेटाबेस है जो उनको ये क्लियर सिग्नल्स देता है कि किस रीजन में कौन सा माल बिकता है, किस सीजन में किस चीज की डिमांड उठती है, तो वो उस तरीके से अपनी प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं। तो एशियन पेंट्स को मैं पेंट कंपनी से ज्यादा आईटी कंपनी मानता हूं, जो अपने डेटा के साथ इतना अच्छा खेलते हैं कि उनको अपनी प्रोडक्शन और सेल्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है। वो सही समय पे सही जगह माल पहुंचा देते हैं और माल बिक जाता है। बाकी पेंट कंपनीज को इस लेवल पे आने के लिए अभी बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो एशियन पेंट्स मेरे को कहीं से भी शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, 1 2 क्वार्टर के रिजल्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भारी अंतर नहीं पड़ रहा है इनको, वो भी इम्पैक्ट निकल जाएगा। और हाई से 30 35% गिरा है, यहाँ तो ब्लाइंड बाई है। हमने कोटक बैंक खरीदा था 30% नीचे, हमने एल&टी खरीदा था, टाइटन खरीदा था 30% नीचे, तो ये 30% नीचे मिल रहा है, एकदम बाई करके चलिए। बाकी पेंट कंपनी बर्जर, इंडिगो, मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। ना चार्ट अच्छे लग रहे हैं, ना रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, ना मार्जिन मेरे को अच्छे लग रहे हैं। अभी भी मैं लार्ज कैप पे एशियन पेंट पे ही भरोसा रख के चल रहा हूँ। तो ये पेंट कंपनी है, इनमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एनी डे एशियन पेंट्स इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। और ठीक है। जहां तक आपने क्रूड पूछा सर, क्रूड अपने बहुत मेजर रॉक बॉटम सॉलिड सपोर्ट के आसपास है, 57 से 53 की जोन में। 53 तक पहुंचा नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पहुंच जाएगा, 55 तक पहुंच के लौटा है। 55 से 53 बहुत रॉक सॉलिड सपोर्ट जोन है, मेरे को लगता नहीं ये टूटेगा। हाँ, एक बार ईरान की सप्लाई अगर बहुत एक्सेस में आ गई, मार्केट एकदम जितनी एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज्यादा आ गई, तो एक बार नी जग रिएक्शन आपको नीचे में मिल सकता है। बट ऐसा लगता नहीं कि 53 55 के नीचे बहुत समय सस्टेन करेगा। आइडियली ये 70 के पास आके सेटल होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो अंजलि, जो हम सवाल लेते हैं वो अपने Q&A सेशन में लेते हैं, छोटे से रुचि छलांग में, लेकिन एक सवाल सुपर चैट पर मिल गया प्रदीप शर्मा जी का। टाटा टेक का फ्यूचर इन्होंने बाय किया हुआ है 743 पर। इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। आई नो कि आप फ्यूचर ऑप्शन से थोड़ा सा दूर रहते हैं, मैं समझ गया सर आपकी भावना उससे पहले, लेकिन आप शेयर के हिसाब से बता दीजिए। सर, लग नहीं रहा कि टाटा टेक आप लोग मुझे खरीदने दोगे। मैं रोज बोल रहा हूँ कि बाई सेल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे खरीदना है। अब बाई सेल बोल दिया ना, तो उसके बाद से भी खरीदने नहीं देगी मेरे को। टाटा टेक सर बहुत बढ़िया बेस पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। बहुत समय से मैं टाटा टेक नजर में रखे था, मेरे को केवल और केवल 730 रुपए के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए थी, जो प्रोबेबली आज के सेशन में आ जाएगी। अगर मैं नियरेस्ट जो शॉर्ट टर्म फॉल है 47% की, उसको पकड़ूं तो उसका 50% रिट्रेसमेंट आता है 866। और अगर मैं ब्रॉडर ऑल टाइम हाई जो लिस्टिंग से फॉल आई थी, उसका 50% रिट्रेसमेंट पकड़ूं तो 990 रुपए आता है। तो मेरे दो टारगेट निकल रहे हैं स्टॉक में। 867 का पहला, और दूसरा स्टॉक है, दूसरा टारगेट है 987 का।
अगर आज इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, डिसाइसिवली क्लोज होता है, तो मैं खुद ही बाई करने के मूड में हूँ। पहला 795 तक मेरे को क्लीन मूव दिख रही है कि आनी चाहिए। उसके ऊपर 867 और 987 दो टारगेट दिख रहे हैं। तो जैसे मैं टाटा स्टील पे बहुत भरोसा करके और उसको पकड़े हुए बैठा था, ये अगला स्टॉक है जिसपे मेरे को बहुत ज्यादा भरोसा है। मतलब जितने कॉन्फिडेंस से टाटा स्टील और आईओसी में बोल रहा था, उतना ही कॉन्फिडेंस मुझे टाटा टेक्नोलॉजी पे है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, टाइम वैल्यू और ये सारी चीजें होती हैं, तो वो थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। बट व्यू बहुत बहुत बुलिश है मेरा स्टॉक पे। अनलेस ब्रेकआउट फेल करके ये 715 के नीचे क्लोज करे, तब व्यू बेरिश हो जाएगा। बट फिलहाल जिस आपका वॉल्यूम पैटर्न और सारी चीजें हैं, बहुत कम चांसेस है कि ब्रेकआउट फेल करेगा। 90% से ऊपर चांस है कि ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। मैं तो 70% चांस में भी घुस जाता हूँ। ठीक है, तो ये है कि टाटा टेक कब अंशुल जी की रडार पर एक पहला आईटी शेयर मुझे दिखा है, जो कि अंशुल जी आजकल बाय बोल रहे हैं। एक ये टाटा एलेक्साई भी बोलते थे। टाटा एलेक्साई में हमने अच्छा मूव देखा, 6500 तक आ गया। और अब टाटा टेक का तो बढ़िया बात है ना, आईटी के और इधर उधर शेयरों में क्यों जाना, जब बढ़िया कंपनी का बढ़िया ग्रुप का एक शेयर मिला हुआ है। पहले टाटा एलेक्साई था, अब टाटा टेक आ गया। तो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। खबरों में अगली खबर अंशुल जी थोड़ा सा डराने वाली भी है और पॉजिटिव भी है। देखिए, दो साइड से इसको देखा जा सकता है। भारत पाकिस्तान टेंशन फिर गहराएगी, इसको लेकर भी थोड़ा सा कश्मकश फिर बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों के यहाँ से जो दोनों साइड से वर्ड्स वाला वॉर है वो अभी भी बंद नहीं हुआ। दोनों तरफ से बातें ऐसी गर्मा गर्म चल रही हैं। सीज़ फायर हालांकि 18 मई तक के लिए टाल दिया है। ये तीसरी चौथी बार है जबकि सीज़ फायर की डेट आगे टाल दी गई है। अब ये सीज़ फायर 18 मई तक इफ़ेक्टिव रहेगा। दोनों देशों के डीजीएमओस की फ़ोन पर बातचीत हुई है और उन्होंने ये डेट एक्सटेंड कर दी है। ये अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि ये संडे तक है। अब इससे पहले जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो थोड़े अलग हैं। इंडस वाटर विवाद केवल टेरर खत्म होने पर ही सुलझेगा, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी बोल रहे हैं। साथ ही भारत द्वारा पानी रोकने को वॉर समझा जाएगा, ये पाक के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, और पानी का मुद्दा पाकिस्तान में भी बहुत सेंटिमेंटली गहरा है और वैसे भी ज़रूरत वाली चीज़ है, तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, पब्लिक की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है और सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप इंडिया से या तो बात करो, या पानी खुलवाओ, या आप फिर वॉर करो। अब इस चीज़ को लेकर उनके प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, उनके विदेश मंत्री भी बोल रहे हैं। सर, क्या लग रहा है अगर दोबारा से कोई एस्केलेशन हुआ? अब वैसे तो सीज़ फायर को लेकर विदेशी जो ताकतें हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सभी ने प्रेशर बनाया तो सीज़ फायर भी हुआ। अभी क्या लग रहा है अगर कोई ज़रा सा एस्केलेशन दोबारा शुरू हुआ तो ये डिफेंस कंपनियां कहाँ जाएंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एस्केलेशन भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन इनका जो इन्फ्लेशन है, बढ़ने की स्पीड है, वो तेज़ हो रही है डिफेंस कंपनियों की। कहाँ जाएंगे सर ये डिफेंस काउंटर, और कैसे आप देख रहे हैं मार्केट्स को फिर? सर अगर देखिए, एक एक चार्ट से शुरुआत करें, बीडीएल में आज ऊपरी स्तर से सेलिंग दिख रही है, राइट साइड में बड़े वॉल्यूम से वर्टिकल अप मूव रही है। तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई रहा है 1800, यही आपका लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग है, आप इस थीम को प्ले कर रहे हैं, तो 1794 70 इसकी लास्ट ऑल टाइम हाई थी। इसके नीचे क्लोज किया तो आपको क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। एचएएल में अगला रेजिस्टेंस पार हुआ है, तो अब मेजर रेजिस्टेंस जो आएगा वो रेंज में आएगा 5319। तो फिलहाल 5319 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। मुझे इस पूरी थीम में इकलौता स्टॉक जो पसंद है वो बीईएल रहा है। वो भी मेरे टारगेट पे आ रहा है, 370 पे आ गया है। अगला 395 तक का टारगेट रहेगा। बट इस थीम में भी कहीं ना कहीं जाके वापस से पीक होना स्टार्ट होगा। ये एस्केलेशन ना बढ़ा होता तो इन स्टॉक्स में वापस हाई नहीं बने होते। तो अगर बने हैं, पीछे से निकलने का मौका मिल रहा है, तो अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस टाइट करके रखिए। और जहां भी रिवर्सल बनता है, पहली रिवर्सल बार में, पहले साइंस ऑफ वीकनेस में तुरंत इन स्टॉक से निकल के भाग लीजिए। फिलहाल तो मैटर एस्केलेट होते हुए देख रहा है, क्योंकि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहेगी, वो नहीं सीधी हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये मैटर एस्केलेट जरूर होगा। ये भी पानी नहीं छोड़ेंगे, वो भी उस पर अड़े रहेंगे। तो ये चीज एस्केलेट जरूर होगी। अभी भले थोड़े दिन ना हो, आगे फिर एस्केलेट होगी। तो डिफेंस शेयरों पर क्या करना है, कौन से लेवल्स हैं, वो अंशुल जी ने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेटल सेक्टर पर आउटलुक आया सिटी का, और इन्होंने बहुत ही अच्छा आउटलुक दिया। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने
क्वार्टर टू क्वार्टर बताया कि कैसे मेटल का आउटलुक है। पहले तो उन्होंने बताया कि 2025 के लिए न्यूट्रल लग रहा है, जितना अब 7-8 महीने बचे हैं उसमें न्यूट्रल आउटलुक है। साथ ही उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म में जो टैरिफ रिलीफ मिला है अमेरिका की तरफ से, उससे प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि जून तक कीमतों में तो मजबूती बनी रहेगी मेटल की, लेकिन जुलाई सितंबर में उनको लगता है कि जिंक और कॉपर की कीमतों पर प्रेशर आ सकता है। उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। अंशुल जी, अगर देखें मेटल को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें कि जून तक अगर सिटी की रिपोर्ट को ही सही माने तो जून तक वो भी कह रहे हैं कि मेटल की कीमतों में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। फिर करेक्शन आएगी सितंबर के बाद, फिर वो अपना नया आउटलुक जारी करेंगे। लेकिन उन्होंने ओवरऑल 2025 को न्यूट्रल बोला कि एक बार ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, तो फर्म नहीं रहेगी, एक साइड पर नहीं रहेगी मेटल की कीमत। तो अभी जो मेटल की शेयर हैं, खासतौर से मैं नॉन फेरस की बात करता हूं पहले, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को, इन सभी पर आपका आउटलुक जून तक के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और एक लॉन्ग टर्म व्यू भी बता दीजिए आप। सर अभी तो देखिए सीनेक्स मेटल में तेजी बनी हुई है। सीनेक्स मेटल का टारगेट 9305 है जो अचीव नहीं हुआ है, 100 पॉइंट और अपसाइड बची है। ये लेवल ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा। 9305 के ऊपर अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आ जाती है सीनेक्स मेटल में, तो फिर एक रेजिस्टेंस जरूर रह जाएगा 9605 पे। उसके ऊपर अगला एक रेजिस्टेंस नहीं, कहीं नहीं है, उसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस है 10,195 पे। तो मेरे को सिर्फ 9305 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए सस्टेनेबल बेसिस पे। मेरा व्यू ऑल टाइम हाई के लिए बुलिश हो जाएगा। तो मैं अभी भी मेटल में बहुत पॉजिटिव हूँ। हाँ, वीकली चार्ट का मूव प्ले कर रहे हैं, तो बीच में अगर कंसोलिडेशन आती है 2-3 हफ्ते की, तो आपको ऐसा लगेगा एक महीने से चले नहीं, जबकि वीकली चार्ट में देखेंगे तो केवल 3 या 4 कैंडल की कंसोलिडेशन रहेगी। तो हम मेटल्स को वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं। तो थोड़ा बीच बीच में एक आध महीना अगर ठंडा रह जाता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वीकली पे कंसोलिडेशन है। बट 9305 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग सीधा ऑल टाइम हाई खोलेगा। तो मैं तो बुलिश हूँ स्टॉक्स पे। अच्छा, चलिए, ये तो बढ़िया बात है कि अंशुल भाई बुलिश हैं हमारे, और अंशुल जी की राय काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने वैसे बेस मेटल की बात कही। बेस मेटल पे उन्होंने ये बोला कि जिंक और कॉपर पर जरूर प्रेशर मिलेगा, लेकिन उन्होंने बेस मेटल में ये नहीं बताया कि जुलाई सितंबर में बाकी बेस मेटल का क्या होगा। सर, टाटा स्टील अच्छे नतीजे आए थे, काउंटर पर रिएक्शन भी आया, थोड़ा तेज चला है, अब 157 तक आ गया। अभी टाटा स्टील, सेल, इन पे क्या करें? तो देखिए टाटा स्टील तो अगेन मैं इस पे बाई सेल नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि लगभग हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रेड हो जाता है। बट जैसा मैंने बताया था कि रिजल्ट के जस्ट पहले मैंने टाटा स्टील बुक किया है। अभी री एंट्री नहीं की है क्योंकि वर्टिकल अप मूव है, 140 से नॉन स्टॉप 157 गया है। स्टॉप लॉस बहुत पीछे छूटा हुआ है, तो फ्रेश एंट्री या री एंट्री अभी नहीं बनेगी। अगर आपके पास रखा हुआ है तो 156 रुपए आपका स्टॉप लॉस है। 156 के नीचे आपको पूरी प्रॉफिट बुक कर लेनी है, या फिर ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है 159, वहां पे पूरी प्रॉफिट बुक करनी है। जो नहीं चले, अब वेदांता बहुत अच्छा नहीं चला, हिंडाल्को बहुत अच्छा नहीं चला, अब इनके चलने की बारी आएगी। हिंडाल्को हमने डिस्कस किया था 670 और लेवल वो आ चुका है। अब अगला लेवल 683 का लेवल डिस्कस किया था जो अभी आया नहीं है, 670 के आसपास तक आया है। तो 683 आते हुए दिख रहा है। इस जोन में हिंडाल्को में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वेदांता थोड़ा सा लैगार्ड कर गया, जब 617 616 का ब्रेकआउट आया था, मैं बहुत जल्दी में फटाफट में एक्सपेक्ट कर रहा था कि 460 आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा 445 448 में आके अटक गया है। थोड़ा यहाँ से स्लो रह सकता है, बट 460 आ रहा है। तो 683 पे हिंडाल्को बुक करना है, 460 के अराउंड आपको वेदांता बुक करना है। फ्रेश एंट्री फिलहाल नहीं दिख रही है क्योंकि पिछले हफ्ते में वर्टिकल मिल रही है। ठीक है, तो मेटल शेयरों पर भी आपको आउटलुक मिल गया है। लेकिन अगला जो आउटलुक लेना है वो हमें लेना है इंडसइंड बैंक पर। फिर मुश्किल में आ गया ये बैंक, आज फिर खबर आ गई इंडसइंड बैंक में फिर अकाउंटिंग खामियां मिली हैं। 674 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम गलत तरीके से दिखाई गई, ये खबर आई। फिर बैंक के इंटरनल ऑडिट में ये खामियां पाई गई हैं। दूसरा, 595 करोड़ रुपए की जो अदर एसेट्स होती हैं उनको भी ज़्यादा इन्फ्लेट करके दिखाने का आरोप है। ये विसिल ब्लोअर ने एसेट से जुड़े हुए आरोप लगाए हैं। आज जो मार्केट में खबरें हैं वो ये हैं कि इनके जो Q4 होगा उसमें 3000 करोड़ रुपए तक की एक्स्ट्रा बिट ऑफ जो अकाउंटिंग हिट है वो है।
ये एनालिस्ट कम्युनिटी मान रही है कि 3,000 करोड़ रुपए का है। आज ये काउंटर गिरा हुआ भी है, प्रेशर में। अंशुल, ये खरीदारी का मौका है इन सब खबरों के बीच में, या अभी इससे दूर रहें, इसमें हाथ न लगाएं? तो देखिए, जिसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ जाता है, मैं उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा देता हूँ। एक बाउंस बैक हमको प्ले करना था 715 के ऊपर, 660 तक, 683 तक, 660 के करीब आके टॉप आउट कर गया है। आप पुल बैक में 714 पे मेजर सपोर्ट है, मेरे को लग रहा है वहां तक आ जाएगा काउंटर। मेरा बाइंग सेलिंग कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद क्या होता है, आपने जी में देखा था, हमेशा अच्छी न्यूज पे 20% चल जाता था, खराब न्यूज पे 20% गिर जाता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी ट्रेड करने में। तो मैं इसलिए भी न्यूज बेस्ड और कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले हटा देता हूँ। व्यू मेरा 715 रुपए का है, बाई सेल की सलाह नहीं है। बेटर मूविंग काउंटर्स में चले जाइए, वहां पैसा अच्छे से बन रहा है।